इस क्षेत्र को अनटचेबल समझा जाता है बीजेपी के लिए। मुसलमानों का जनसंख्या अनुपात सबसे ज्यादा बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, कि यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है, यहाँ पे क्राइम बहुत होता है, पीएफआई का एक्टिवनेस बहुत है। अररिया में 42 दशमलव होने के बावजूद वहाँ पे सिर्फ एक बने हैं सांसद पे। पॉपुलेशन जिहाद हो रहा है, वहाँ पे आपको 60 to 70 80% तक आपको मुसलमान मिल जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेके जो हमने अलग अलग बिहार के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के ऊपर पूरी सीरीज शुरू की है, उसमें आज हम किसी एक लोकसभा क्षेत्र की बात नहीं करेंगे बल्कि 4 लोकसभा क्षेत्र की एक साथ बात करेंगे। और ये रिपोर्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी रिपोर्ट जो है उससे डिफरेंट है। ये हम इस सवाल पे सिर्फ आज बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि जो किशनगंज, अररिया और आपका पूर्णिया और कटिहार है, ये 4 जिले हैं, इनको सीमांचल कहते हैं। इस क्षेत्र को बीजेपी अनटचेबल समझा जाता है बीजेपी के लिए, हालांकि ऐसा है नहीं। लोगों ने एक परसेप्शन बनाया है कि इस क्षेत्र में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है या कम लड़ना चाहती है या अवॉइड करना चाहती है, जबकि सच्चाई ऐसा नहीं है। और भी इस क्षेत्र के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, जैसे कि इस क्षेत्र के बारे में मिथ है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है। इस क्षेत्र के बारे में सबसे यहाँ पे मिथ है कि यहाँ पे पूरे देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का अनुपात, मुसलमानों का जनसंख्या अनुपात सबसे ज़्यादा बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। इस क्षेत्र के बारे में ये परसेप्शन है कि यहाँ पे क्राइम बहुत होता है। इस क्षेत्र के बारे में परसेप्शन है कि यहाँ पे पीएफआई का एक्टिवनेस बहुत है। इस क्षेत्र के बारे में को जोड़ा जाता है शर्जील इमाम से, जो सीए कानून के तहत गिरफ्तार हुए थे। ऐसे तमाम बहुत तरह के भ्रांतियां या बहुत तरह के परसेप्शन बने हुए इस क्षेत्र के बारे में, और इन सारे परसेप्शंस को हम आज के इस एक वीडियो में तर दर तर खोलेंगे। शुरू करते हैं उस पहले परसेप्शन से जो इस लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और वो परसेप्शन ये है कि इस क्षेत्र में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, अपने घटक दलों को सीट देना चाहती है, या फिर बीजेपी इस क्षेत्र में कमजोर है इलेक्ट्रॉली। ये परसेप्शन सही नहीं है, गलत है। वो कैसे? वो इस तरह से है कि आप कोई सा भी लोकसभा चुनाव पिछले रिसेंट कम से कम 2 दशक से उठा लीजिए, 2 से ढाई दशक, 3 दशक से उठा लीजिए, उसमें आपको बीजेपी का, एनडीए का यहाँ पे साइजेबल प्रेजेंस आपको साफ साफ दिखेगा। उदाहरण के लिए आखिरी चुनाव ही ले लीजिए। वो ठीक है बात कि आखिरी चुनाव में 4 जिलों में से, इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में से 3 जेडीयू को दे दिया गया था, और उन 4 में से 3 में एनडीए की जीत हुई है। 3 जेडीयू को दिया गया था, उसमें से जेडीयू 1 हारी, 2 जीती है, सिर्फ किशनगंज हारी है। अररिया सीट बीजेपी जीती है। उसके बाद फिर उसके पहला आप चुनाव अगर देखेंगे 2014 का, तो 2014 के चुनाव से ये परसेप्शन बना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बीजेपी यहाँ पे जीत एक भी सीट नहीं पाई थी, और वो जीत इसलिए नहीं पाई थी क्योंकि नीतीश कुमार के साथ ये इलेक्शन नहीं लड़ा गया था, और जिस कारण से 2014 के इलेक्शन में महादलित वोट, मुसहर वोट, जो वहाँ पे राजवंशी वोट हैं, जो महादलित वोट है, उस क्षेत्र के अच्छे खासे उनका प्रेजेंस है, उनको उनका वोट एनडीए को नहीं मिल पाया। लेकिन जैसे ही 19 में एनडीए में फिर से नीतीश कुमार साथ में आते हैं तो वो पलट जाता है मामला, मात्र 1 सीट लूज करती है इन 4 में से। उसी तरह से आप अगर 2009 का चले जाइए देखने के लिए, तो 2009 का चुनाव फिर एनडीए साथ में लड़ी थी, नीतीश कुमार के साथ लड़ी थी, और नीतीश कुमार के साथ लड़ने से कुछ मुस्लिम वोट भी आ गया 2009 में। बहुत सारा बड़ा चंक एक आ गया वोट महादलितों का, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और इसके कारण उन 4 में से फिर से 3 सीट बीजेपी जीती है। तीनों की तीनों 2009 के चुनाव में बीजेपी वहाँ से जीती है। वहाँ से जेडीयू वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ी थी, तीनों सीट जेडीयू बीजेपी वहाँ पे जीती है। तो ये जो परसेप्शन बनाया गया है कि बीजेपी वहाँ पे कमज़ोर है, बीजेपी वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, ये परसेप्शन गलत है। और भी आपको अगर पीछे जाना है तो उसके पहले 2004 का ही चुनाव आप देख लीजिए। 2004 के चुनाव में बीजेपी वहाँ पे 4 में से 3 सीटें जीती है, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और सिर्फ किशनगंज को छोड़ दे तो लगा 2009 में भी 3 के 3 जीती। किशनगंज को छोड़ के बाकी तीनों सीट जीती। 2009-4 में भी बीजेपी तीनों जीती। 1999 का चुनाव अगर देख लेंगे तो उसमें भी बीजेपी को 2 जगह सफलता मिली है, और
सबसे इंपॉर्टेंट 1999 के चुनाव में किशनगंज में बीजेपी को सफलता मिली थी, जहां पे कहा जाता है कि 67% मुस्लिम आबादी है। वहां पे शाहनवाज हुसैन वहां पे चुनाव जीते थे बीजेपी से लड़ते हुए, और ये एकमात्र जीत है किशनगंज में किसी बीजेपी लीडर की वहां पे। उसी तरह से आप और भी पहले जाना चाहते हैं तो 1998 का ही देख लीजिए। 98 में भी 2 सीट जीती है। 98 में पूर्णिया और अररिया दोनों सीट जीती है। आरजेडी जीती किशनगंज और कांग्रेस जीती थी कटिहार सीट। उसी तरह से और भी पीछे जाना चाहते हैं तो उसके पीछे चूंकि बीजेपी स्ट्रांग ही नहीं थी 96 के चुनाव में, लेकिन वहां पे 96 के चुनाव में भी एसपी और जेडी जनता दल के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती थी। पहले जनता दल सब साथ में रहते थे, तो उनको भी 2 सीट मिला है। किशनगंज और अररिया सीट जीती थी जनता दल उस समय 1996 के चुनाव में। तो ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि यहाँ पे सिर्फ बीजेपी चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बीजेपी वीक है। बीजेपी बिल्कुल वीक नहीं है। अब दूसरा परसेप्शन आ जाइए। अब दूसरा परसेप्शन यह है कि यहाँ पे चूंकि हिंदू कम है, मुस्लिम ज़्यादा है, मुस्लिम मेजोरिटी यहाँ पे एरिया है, इसलिए यहाँ पे मुसलमान ही सिर्फ जीतते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। वो गलत ऐसे है कि आप सिर्फ किशनगंज को छोड़ दीजिए। किशनगंज में 67% मुसलमान वोटर है, तो वहाँ पे हिंदू जीतने का थोड़ा सा वो रखना चाहिए। हालांकि आज़ाद हिंदुस्तान में एक चुनाव जरूर ऐसा आया है जिस चुनाव में किशनगंज में भी हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। 1967 में LL कपूर BLD से, भारतीय लोक दल से चुनाव लड़े थे और वो जीते हैं 67% मुस्लिम वाले क्षेत्र से। ये एक हिंदू वहाँ पे चुनाव जीता है। उसके अलावा बाकी में अगर आप कह लें तो अररिया अगर आप चले जाइए तो आज़ादी से लेकर के आज तक मात्र एक मुसलमान वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। तस्लीमुद्दीन RJD से जीते थे 2014 में। उसके अलावा कोई मुसलमान वहाँ से MP नहीं बना है। इसके बाद फिर आप आ जाइए पूर्णिया में। पूर्णिया में आपको सिर्फ दो बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं मुसलमान। एक 1971 में मोहम्मद ताहिर और दूसरे 1989 में तस्लीमुद्दीन, जो आपके अररिया में जीते थे, 2014 में जीते हैं, वही 1989 में पूर्णिया में जीते थे। उसके अलावा बाकी सारे के सारे हिंदू वहाँ पे जीते हैं। तो किस आधार पर यह परसेप्शन बन रहा है, ये आपको सोचने की है। और भी सीट ले लीजिए। किशनगंज का मैंने बता दिया, अररिया का मैंने बता दिया, पूर्णिया का मैंने बता दिया, कटिहार का भी ले लीजिए। कटिहार में अच्छे खासे मुस्लिम जीते हैं। जैसे वहाँ पे 1998 में, 1996 में, 1980, 1984 ये सारे टाइम पे तारिक अनवर है वो वहाँ पे जीते थे। फिर 2014 में भी वही जीते हैं यहाँ पे। फिर 1991 में यूनिस सलीम वहाँ से जीते हैं। लेकिन यहाँ पे इतने सारे मुसलमान तो जीते हैं, लेकिन इसके अलावा कितने इसमें यहाँ पे हो गए 4 और एक 5 इलेक्शन 6 इलेक्शन यहाँ पे जीते हैं मुसलमान। लेकिन और भी सीट अगर आपको देखना होगा कि भागलपुर का आप उठा लीजिए। भागलपुर में 2 बार मुसलमान जीते हैं, लेकिन भागलपुर पे कोई नहीं ये लांछन लगाता है कि वो मुसलमान क्षेत्र है, मुस्लिम का वाला क्षेत्र है, इस्लामिक क्षेत्र है। इस तरह से कोई आरोप उसके ऊपर नहीं लगाया जाता है। खगड़िया का ही आप देख लीजिए। खगड़िया में भी 2 बार चुनाव जीती है LJP मुस्लिम सीट 2009 में, 2014 और 2019 में मोदी लहर में वहाँ पे जीती है मुसलमान। सिवान में आप उठा लीजिए। सिवान में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबसे ज़्यादा बार कहीं पे पूरे बिहार में मुसलमान सबसे ज़्यादा अगर कहीं वोट जीता है किशनगंज के बाद तो वो सिवान में जीता है। लेकिन सिवान को तो कभी बदनाम नहीं किया गया मुसलमान के कारण। तो ये एक परसेप्शन आपको ये बदलना होगा कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किशनगंज में सिर्फ मुसलमानों का गढ़ है, वहाँ पे मुसलमान जीतते हैं। आप देखिए अररिया में सिर्फ एक ही मुसलमान जीते हैं आज तक। किशनगंज पूर्णिया में मात्र 2 जीते हैं। तो ये तीसरा परसेप्शन हो गया। अब इन क्षेत्रों में बीजेपी का प्रेजेंस आपको मैं बता देता हूं कि बीजेपी आज़ादी से लेकर के आज से बीजेपी JDU और जो भी मतलब वहाँ इस क्षेत्र में जो लोग भी है NDA का हिस्सा है उसको अगर आप मिला लेंगे तो भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा। जैसे कि आप अगर देखिए कि किशनगंज इसमें अररिया में बीजेपी 4 बार सांसद बनी है, 4 बार MP बीजेपी के बने हैं, 3 बार जनता दल के बने हैं। तो अररिया में फिर कैसे कहा जा रहा है कि अररिया में बीजेपी का प्रेजेंस नहीं है। उसी तरह पूर्णिया में चले जाइए। पूर्णिया में 3 बार बीजेपी के सांसद बने हैं, 2 बार JDU के सांसद बने हैं, 1 बार जनता दल के साथ वो MP बने हैं। तो यहाँ पे फिर कैसे हो गया। इसी तरह से आप कटिहार चले जाइए, 2 बार जनता दल, 3 बार बीजेपी, 1 बार JDU, 6 बार यहाँ पे टोटल सांसद NDA से बने हैं। इसी तरह से आप भागलपुर चले जाइए, 2 बार यहाँ पे बने हैं। खगड़िया सिवान में 10 बार हो गए। दरभंगा में ही आप देख लीजिए, दरभंगा में
कहा जाता है कि मिथिला का गढ़ है वो। दरभंगा में आपका 1957 में लेकर से 57 में एक बार मुस्लिम सांसद बने हैं वहाँ पे, 1989 में बने हैं, 91 में बने हैं, 96 में बने हैं, 98 में बने हैं, 2004 में बने हैं। इतने सारे मुसलमान सांसद दरभंगा में बने हैं, लेकिन दरभंगा को कभी बदनाम नहीं किया जाता है। बेतिया का आप उठा लीजिए, बेतिया में भी लगभग 2 बार वहाँ पे सांसद बने हैं जो कि मुसलमान बने हैं। तो ये कि बीजेपी इन सीमांचल के क्षेत्रों में अच्छा खासा प्रेजेंस रहा है। 3 बार कटिहार में जीती है, 3 बार आपका पूर्णिया में जीती है, 4 बार अररिया में जीती है। उसके बावजूद ये 1 बार किशनगंज में जीती है। उसके बाद भी ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि बीजेपी वहाँ पे वीक है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर इस क्षेत्र में ये परसेप्शन बना क्यों है, और मुसलमान इतने ज़्यादा होने के बावजूद आपको मैं बता दूँ कि मुसलमान वहाँ पर हैं कितने। अगर आप देखेंगे सारे को तो मुसलमान आपको लगभग 2011 के जनगणना के अनुसार किशनगंज में 67.98% है, यानी 68% हो गए। अररिया में 42.95% हो गए। पूर्णिया में 38.45% हो गए और कटिहार में 44.47% हो गए। अब आप देखिए कि अररिया में 42 होने के बावजूद वहाँ पे सिर्फ एक मुसलमान बने हैं सांसद। तो ये परसेप्शन जो बिल्डअप किया गया है, ये कहाँ से बिल्डअप हुआ है, क्यों बिल्डअप हुआ, ये आपको सोचने की है, और ये एक मिथ है। अब इसके आगे हम चलते हैं कुछ और मिथ के बारे में, जो क्यों ये मिथ बनाया जाता है उस क्षेत्र के बारे में। आप एक तो पॉपुलेशन के बारे में बनाया जाता है कि मुसलमानों का गढ़ है, तो मुसलमानों का गढ़ के बारे में बता दिया कि मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान के अंदर कई सारे ऐसे ज़िले हैं, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मुसलमानों का परसेंटेज ज़्यादा है। उदाहरण के लिए आप मुसलमान का आप देख लीजिए, रामपुर में 50% है। रामपुर जो क्षेत्र है वहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार 50% है। मुरादाबाद में 47% है। उसके बाद फिर बिजनौर में 43% है। तो और भी तो हैं स्टेट्स, और भी तो ज़िले हैं जहाँ पे इस मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन सीमांचल को क्यों बदनाम किया जा रहा है। अब उसके बदनाम करने का एक और सगोफा गढ़ा जाता है कि सीमांचल में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रहा है, वहाँ पे पॉपुलेशन जिहाद हो रहा है। तो अगर पॉपुलेशन जिहाद वाला पॉइंट में कोई दम है तो आप पिछले 20 साल का 21 में जनगणना अभी तक मोदी जी की कृपा से अभी तक नहीं हुई है, तो 21 की जनगणना का रिपोर्ट हम आपको नहीं दे सकते हैं, हम आपको दे देते हैं। और 2022 की भी जनगणना की जो रिपोर्ट आई है बिहार 22-23 की बिहार सरकार की, उसमें ज़िले के हिसाब से डेटा अभी तक दिया नहीं है, तो हम 11 का ही लेंगे। 1991 से 2011 के बीच में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुसलमानों का जो बढ़ा है वो बढ़ा है मुजफ्फरनगर में, और वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में बढ़ा है 6.78%, सहारनपुर में बढ़ा है 5.83%, मुरादाबाद में, सब उत्तर प्रदेश में है, मुरादाबाद में बढ़ा है 4.42%, रामपुर में बढ़ा है 2.62%, और किशनगंज में कितना बढ़ा है मुसलमानों का प्रतिशत, मात्र 2.52%, यानी कि रामपुर से भी कम मुसलमानों का प्रोपोर्शन बढ़ा है। उसके बावजूद क्षेत्र बदनाम है, कौन सा, किशनगंज अररिया। अररिया में कितना बढ़ा है, 2.7% किशनगंज में है, 0.7%, और 2.52% है अररिया में। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कैसे गढ़े जाते हैं मिथ को और कैसे फैलाया जाता है मिथ को। अब एक और परसेप्शन पे आ जाइए इसके बाद फिर, कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का भी हम डेटा आपको दे देते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 10 सालों में 2001 से लेकर के 2011 के बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किशनगंज का जो है वो है 30.25% है, और अररिया का, जहाँ पे किशनगंज में 67% मुसलमान है, उसके बावजूद वहाँ पे ग्रोथ रेट है 30.25%, जहाँ अररिया में 42% मुसलमान है, यानी कि लगभग 20-25% कम मुसलमान है अररिया में, वहाँ पे किशनगंज से ज़्यादा ग्रोथ रेट है 30.40% है। अब आ जाइए दूसरे क्षेत्रों में, बिहार के ही अलग अलग जिलों में आ जाइए। मधेपुरा, यहीं पे मुसलमान वहाँ पे बहुत कम है, उसके बावजूद मधेपुरा में ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 31.12%, जहाँ मुसलमान किशनगंज में 67%, 68% है, वहाँ का ग्रोथ रेट है 30.25% है, और जिस मधेपुरा में मुसलमान बहुत कम है वहाँ का ग्रोथ रेट है 31.12%। उसके बावजूद
पॉपुलेशन जिहाद के लिए बदनाम है, किशनगंज और अररिया का बदनाम हो रहा है, ये भी आपको सोचने की ज़रूरत है। और बिहार के बाहर ही चले जाइए, श्रावस्ती यहीं यूपी में एक ज़िला है, वहाँ पे 30.54% है ग्रोथ रेट, और किशनगंज का कितना है 30.25%। उसके बावजूद भी श्रावस्ती को कोई क्यों नहीं बदनाम करता है, कोई मधेपुरा को क्यों नहीं बदनाम कर रहा है? क्योंकि एक खास क्षेत्र को टारगेट किया जा रहा है। अब आ जाइए इसके ऊपर, जो पिछले 2 सालों से कैंपेन किया गया, चिकन नेक बोला गया कि खतरनाक एरिया है मुसलमान से, वहाँ से बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे मुसलमान जो है वो बांग्लादेश में मिला सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो किशनगंज का जो क्षेत्र है वहाँ से 50 किलोमीटर दूर ही है, वो बॉर्डर बहुत पास में है। लेकिन उस क्षेत्र में पीएफआई का जो शगुफा छोड़ा गया, तो पीएफआई तो पिछले दशकों से 3 दशक से कर्नाटक में है, वहाँ तो कोई एक्शन लिया नहीं गया है। और बिहार में भी जो पीएफआई के लोग पकड़े गए हैं वो पटना में पकड़े गए हैं, वो कोई सीमांचल क्षेत्र में नहीं पकड़े गए हैं। पीएफआई के नाम पे ही शर्जील इमाम को जेल में रखा गया है, जो जेएनयू के छात्र हैं, उनके ऊपर भी परसेप्शन ये बनाया गया है कि वो उसी क्षेत्र के हैं, वो सीमांचल के, जबकि ऐसा नहीं है। शर्जील इमाम सीमांचल क्षेत्र के नहीं है, वो जहानाबाद से, कहाँ सीमांचल और कहाँ जहानाबाद जिले के एक जगह है काको, वहाँ के ये आदमी हैं। इनके ऊपर गलत परसेप्शन बनाया जा रहा है। तो ये सब परसेप्शन इसलिए बनाया जाता है, और इसी परसेप्शन के कारण बीजेपी के बारे में ये जितने परसेप्शन बीजेपी बना रही है, सीमांचल में बीजेपी कमज़ोर है, वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है, जिहाद हो रहा है, वहाँ पे पॉपुलेशन जिहाद हो रहा है, वहाँ पे देश को तोड़ने की बात हो रही है, ये सब इसी सब के कारण ये परसेप्शन बना है कि वहाँ बीजेपी कमज़ोर है, वहाँ पे बीजेपी टिकट चुनाव नहीं लड़ना चाहती है या अलाई को टिकट देना चाहती है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने आपको डेटा में शुरू में ही दिखा दिया था कि बीजेपी का वहाँ पे अच्छा प्रेजेंस है। लेकिन ये तो ज़रूर है कि उस क्षेत्र में बीजेपी का प्रेजेंस होने के बावजूद बीजेपी से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस है। उसके पीछे कारण ये है, और क्यों पिछले कुछ दशकों में जब एनडीए चुनाव लड़ती है, वहाँ पे नीतीश कुमार साथ में बीजेपी के चुनाव लड़ते हैं, तब वहाँ पे बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। जैसे ही वो अकेला लड़ता है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है? मुसलमान तो एनडीए को वोट नहीं करेगा। 2019 में तो कम से कम मुसलमान उतना वोट नहीं कर सकता नीतीश कुमार के नाम पे। तो होता ये है कि जब नीतीश कुमार आते हैं तो उनके साथ आ जाता है महादलित का वोट, और उनके साथ आ जाता है बहुत हद तक पिछड़ा पासवान का वोट है, उसके साथ आ जाता है आपका एनडीए में। सबसे ज़्यादा जो सीमांचल क्षेत्र में हिंदू के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो यादवों की है। यादवों के लगभग टक्कर में आपका है राजवंशी और मुसहर को मिला देंगे तो फिर वहाँ पे इनका पॉपुलेशन जो है वो बढ़ के यादवों से भी ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद फिर बाकी जो कास्ट है वो बहुत कम है, इनसे आधा आपको मिलेंगे। उसके बाद फिर जो राजपूत वगैरह ब्राह्मण थोड़ा सा ऊपर क्षेत्र में है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो, और ख़ास करके जो मुसहर हैं, राजवंशी हैं, वो अररिया ज़िले में बहुत हैं। आपके पूर्णिया में आपको यादव बहुत मिल जाएंगे। तो ये जो कास्ट कम्बिनेशन है, चूँकि यादव, राजवंशी और ये इनके बीच में प्रेजेंस यहाँ पे पासवान नहीं है। तो पासवान अगर एलजेपी साथ में भी रहती, जैसा 19 के चुनाव में हुआ था, एलजेपी अगर साथ में 14 के जैसा के चुनाव में हुआ था कि एलजेपी साथ में थी, उसके बावजूद बीजेपी वहाँ नहीं जीत पाई एक भी सीट। वो इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे पासवान वोटर बहुत कम है, वहाँ पे मुसहर वोटर ज़्यादा है, और वहाँ पे महादलित वोटर ज़्यादा है जो नीतीश कुमार के साथ थे, और उन्होंने नीतीश कुमार को 2014 के चुनाव में साथ नहीं लड़े थे। और 2019 के चुनाव में जैसे नीतीश कुमार साथ आते हैं, फिर से बीजेपी वहाँ पे 4 में से 3 सीट जीत जाती है। तो वहाँ पे बीजेपी वीक इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है, बल्कि इसलिए वीक है क्योंकि वहाँ पे महादलित ज़्यादा है। वहाँ पे जो अदर कास्ट रिलेशन जो है उसके कारण बीजेपी वहाँ पे वीक है थोड़ा सा, लेकिन एनडीए वहाँ पे मजबूत है और बहुत अच्छे ढंग से मजबूत है। अब एक जो परसेप्शन है कि वहाँ पे हर जगह मुसलमान बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली मैं एक जो अभी बात बोलने वाला हूँ, हो सकता है कि आपको अटपटा लगे, लेकिन अगर आप उस क्षेत्र को देखेंगे तो मुसलमान पूरे किशनगंज ज़िले में या पूरे पूर्णिया में या पूरे कटिहार में ज़िले में नहीं है। मुसलमानों की जो नेचुरल बाउंड्री है उस पूरे सीमांचल क्षेत्र को आप उठाएंगे तो जो महानदी है, महानदी रिवर है, वो ऊपर से नीचे तक आती है, और वो महानदी रिवर नेचुरल बाउंड्री बनाती है। महानदी रिवर के आप अगर पूर्व में जाएंगे तो वहाँ पे मुसलमान आपको 70% के अराउंड मिलेंगे। 70% से ऊपर ही मुसलमान हैं, चाहे आप किशनगंज ज़िले चले जाइए, चाहे आप पूर्णिया ज़िला चले जाइए, चाहे फिर आप कटिहार ज़िला चले जाइए, जितने भी वो बॉर्डर पे है ये सारा का सारा। तो जो भी पूर्व में है
इस नदी के पूर्व में है, वहाँ पे आपको 60 to 70 80% तक आपको मुसलमान मिल जाएंगे। और जो पश्चिम में है वहाँ पे मुसलमान 20% 25% मैक्सिमम आपको दिखेगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखेगा। 2/3 से ज़्यादा मुसलमान उधर हैं। तो अगर ये होता कि जब बांग्लादेश बढ़ रहा था तो नेचुरली ये होना चाहिए था कि जो महानदी का नेचुरल बाउंड्री है वो बांग्लादेश का बाउंड्री होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी क्षेत्र है। लेकिन भारत सरकार ने अड़ करके महानदी को नेचुरल बाउंड्री नहीं माना। महानदी रिवर को अगर नेचुरल बाउंड्री भारत सरकार मान लेती 1947-48 में जब बंटवारा हो रहा था देश का, तब दिक्कत ये होता कि जो हमारा पूर्वांचल क्षेत्र है, जिसको अभी चिकन नेक कहते हैं, जो किशनगंज से होते हुए निकलता है, किशनगंज का वो जो रास्ता है वो महानदी का नेचुरल बाउंड्री के अनुसार अगर बांग्लादेश को दिया जाता तो फिर हम कंप्लीटली कट जाते नॉर्थ ईस्ट से। इसीलिए वो नेचुरल बाउंड्री को नेचुरली नहीं माना गया बॉर्डर भारत और पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के बीच में। और इसीलिए वहाँ पे मुसलमानों का प्रेजेंस ज़्यादा है, क्योंकि हमने उस नेचुरल बाउंड्री को नहीं माना था, इसलिए ताकि हम जो उत्तर पूर्व के हमारे राज्य हैं उससे कनेक्टेड रहें। ये कारण है असल वहाँ पे मुसलमानों के प्रेजेंस ज़्यादा होने का। अब आ जाइए एक और डेटा आपको हम दिखा देते हैं कि ये भी परसेप्शन बिल्ड किया जाता है कि चूंकि वहाँ पे मुसलमान है तो वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है, उसके साथ साथ पीएफआई वहाँ ज़्यादा है। ये भी उसका भी मैंने आपको ब्रस्ट करके बता दिया कैसे वहाँ पे पीएफआई का कोई ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है। अब उसके आधार पे एक और बात बोला जाता है कि अरे वो जो क्षेत्र है सीमांचल वो तो बहुत पिछड़ा है। हालांकि जो आपका पिछड़ा है वो क्षेत्र, लेकिन उसके साथ साथ जो पिछड़ा सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है वो अररिया है। और अररिया क्षेत्र पिछड़ा इसलिए क्योंकि वहाँ पे दलितों की आबादी बहुत है। जो आपको याद हो कि अररिया जो विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, वो 2004 तक रिजर्व हुआ करता था एससी के लिए। तो वो पिछड़ा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो बैकवर्ड लोग हैं, जो दलित हैं, महादलित हैं, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन और वहाँ पे बीजेपी जीतती है। वहाँ पे कोई हिंदू, वहाँ पे ज़्यादातर सिर्फ एक छोड़ करके बाकी सारे हिंदू वहाँ पे एमपी बने हैं। तो ये जो परसेप्शन बनाया गया कि वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है, बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है, वो अररिया के अंदर ज़्यादा है। और क्राइम का जहाँ तक मामला है तो आप अगर हमारे देश के अलग अलग जिलों का क्राइम रेट अगर आप निकाल करके देखेंगे तो वो आपको चौंका देगा। और किशनगंज अररिया की तुलना में बहुत सारे हमारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे कि क्राइम रेट कहीं ज़्यादा है। उदाहरण के लिए मैं आपको दे देता हूँ मुजफ्फरपुर से मैं आपको कंपेयर कर देता हूँ। मुजफ्फरपुर में 2005 में, अलग अलग साल का, 2-4 साल का मैं आपको बता देता हूँ, 2005 में मुजफ्फरपुर में टोटल क्राइम हुए थे 5752 और कटिहार में कितना हुआ 1899। और सबसे कम किशनगंज में, जहाँ सबसे ज़्यादा 67% 68% मुस्लिम आबादी है, वहाँ पे क्राइम हुआ है मात्र 1045 से। अब आपको लग रहा हो कि मुजफ्फरपुर बड़ा जगह है तो वहाँ हो सकता है क्राइम ज़्यादा हो। गया का आप उठा लीजिए, किशनगंज में 1045 है 2005 में, गया में क्राइम हुआ है 3842, नालंदा में हुआ है 3699, मोतिहारी में हुआ है 4980। अब रिसेंट भी देख लीजिए 2021 का जो लेटेस्ट डेटा है क्राइम का, उसमें भी आप देख लीजिए किशनगंज में 2021 में टोटल क्राइम हुए हैं 2627, पूर्णिया में हुआ है 6903, और अररिया में हुआ है 5714, और कटिहार में हुआ है 5200। लेकिन मुजफ्फरपुर में कितना हुआ है 13,327, मोतिहारी में हुआ है 13,159, उसके बाद नालंदा में हुआ है 10,842, गया में हुआ है 12,991। तो ये सब जिलों में क्राइम ज़्यादा है, बदनाम हो रहा है किशनगंज, अररिया और सीमांचल। तो ये जो परसेप्शन इस तरह के बिल्डअप किए जा रहे हैं एक खास पार्टी के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे उनका प्रेजेंस सही नहीं है, वहाँ पे वो अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। चुनाव वो जीतते हैं लेकिन एनडीए के दम पे। उनको किसी की बैसाखी चाहिए, उनको नीतीश कुमार की बैसाखी चाहिए, उनको महादलितों की बैसाखी चाहिए, और इसीलिए उस क्षेत्र को बदनाम किया जाता है कि वहाँ पे, और वो इसलिए कर रहे हैं वो बदनाम ताकि वहाँ पे पोलराइज किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम वोट को, ताकि जो 42% के अलावा बाकी हिंदू है वो सब के सब एक मुश्त हिंदुत्व के नाम पे इनको वोट दे दें। तो सीमांचल को ये पूरा बदनाम करने का पूरा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, प्रयास है। और जब आप देखेंगे 2022 से 23 के बीच में जब एनडीए की सरकार खत्म हुई थी बिहार में, तो उस टाइम पे जब आ रहे थे अमित शाह जी,
तो हर बार पूर्वांचल, कभी पूर्णिया में एयरपोर्ट जाकर के उद्घाटन कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, और पूर्वांचल को खास आपको सीमांचल को टारगेट किया जा रहा था। हालांकि अब एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो अब नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो अब उनको एनडीए को पूर्वांचल को सीमांचल को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहानी है सीमांचल की, और सीमांचल को बदनाम करने की कहानी है ये बीजेपी के द्वारा। खास करके बीजेपी तब वहाँ बदनाम करती है जब वो एनडीए में नहीं रहती है, जब वो नीतीश कुमार के साथ नहीं रहती है, जब उनके पास महादलित वोटरों का सपोर्ट नहीं होता है, मुसहर का सपोर्ट नहीं होता है, जब उनके पास आपका राजवंशी कम्युनिटी है उनका वोट नहीं होता है। यादव तो इनको वोट देंगे नहीं, क्योंकि तो ऑलरेडी पहले लालू यादव के साथ है। तो ये कहानी है इस पूरे किशनगंज क्षेत्र की।